मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज आपके सामने एक पोएम की वीडियो लेकर आए हैं और पोएम के कुछ हिंट आपको देंगे। आपको खुद को पहचानना है कि कौन सी पोएम हो सकती है वो। देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। तो चलिए आपको फर्स्ट हिंट देते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं स्नो फॉलिंग हो रही है, पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। तो क्या आपको पता लगा कि कौन सी हमारी एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर इस तरह का सीन आता है? तो आगे ध्यान। यस, द पोएम नेम इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो मोस्टली पोएम रही है वो नेचर से कनेक्टेड रही हैं। आप उसकी कोई भी पोएम पढ़ेंगे वो नेचर उसके अंदर जरूर कनेक्टेड है, क्योंकि शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये मानना है कि नेचर है वो हीलिंग पावर रखती है। किसी भी तरह का दुख दर्द यदि मनुष्य के अंदर है, यदि वो नेचर की गोद के अंदर जाता है तो वहाँ हीलिंग पावर है, उसका दुख दर्द वो दूर हो जाता है। और अपनी नेचर की जो पोएम है उनके माध्यम से, सिंपल पोएम है, सिंपल इंसिडेंट होते हैं उसकी पोएम्स के, और जिसके तो चलिए थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ताकि आगे हम पोएम पढ़ेंगे तो हमारी इमेजिनेशन भी उस ढंग से सोचेंगे जैसा कवि जिस तरह की पोएम लिखता है। तो चलिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन फुल। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था। के माध्यम से बहुत ही एक इंस्पायरिंग मैसेज वो हमें इस पोएम, हर अपनी एक पोएम के माध्यम से देता है। इस पोएम के माध्यम से भी वो इंस्पायरिंग मैसेज हमें देता है। उसकी ज्यादातर पोएम है वो नेचर के ऊपर आधारित है, नेचर का वर्णन करती है, इन विच ही डिपिक्ट्स ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे सिचुएशन, जिसके अंदर वो आम लोगों को, साधारण लोगों को उनकी एवरीडे सिचुएशन, रोजमर्रा की जो परिस्थितियों में वो रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों के अंदर उनको वो दर्शाता है। एंड गिव्स ब्यूटीफुल मैसेजेस थ्रू देम, और अपनी इन कविताओं के माध्यम से वो बहुत ही अच्छे संदेश हमें देता है। इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जहां तक बात डस्ट ऑफ स्नो की है, डस्ट ऑफ स्नो में ही गिव्स मैसेज दैट समटाइम्स अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट becomes a source of inspiration for us। इसमें वो हमें संदेश देता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटा सा घटना होती है, बहुत ही छोटी सी घटना होती है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, एक इंस्पिरेशन बन जाती है, प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। एंड ब्रिंग्स अ कंप्लीट चेंज इन आवर लाइफ, और वो छोटी सी घटना हमारे जीवन के अंदर पूर्णतः बदलाव लाकर रख देती है। इस कविता में भी कुछ ऐसा ही घटित होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन द पोएट। इस कविता में यदि हम एग्जाम्पल उठाएं तो इसमें है कि बर्फ का कवि के ऊपर गिरना इंस्पायर हिम टू गिव अप हिज डिजेक्टेड मूड, उसे प्रेरित कर देता है कि वह अपने उदासीन मिजाज को त्याग दे एंड टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ, और एक नया जीवन की वो शुरुआत करे। तो देखिए इस तरह से अपनी पोएम के माध्यम से, एक छोटे से इंसिडेंट के माध्यम से किस तरह से वो संदेश देता है। तो चलिए अब हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड, जब हमारी पोएम स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें जान लेता है कि स्नो फॉलिंग वेदर होता है, स्नोइंग होती है, चारों तरफ है, वो आपको नजर आ रही है, पेड़ों के ऊपर है। देखिए आप, स्नो कवर्ड है, सारे के सारे जो हेमलॉक ट्री हैं स्नो कवर्ड ट्रीज हैं, और उसके अंदर ये हेमलॉक ट्री नजर आ रहा है। यहाँ कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो घर से बाहर टहलने के लिए निकले हुए हैं, बट ही वाज इन डिजेक्टेड मूड, यानी यू कैन से हिज माइंड इज फुल ऑफ सैड थॉट्स। उसका जो मन है वो उदासीन विचारों से भरा हुआ है। शायद कोई अप्रिय घटना घटी हुई है उनके साथ, और जिस वजह से वो टहलने के लिए
मे बी वो बैठे हुए हैं, मे बी वो टहल रहे हैं, ये हमें पोएम से पता नहीं चलता। तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे मे बी वो खड़े हो सकते हैं, मे बी वो बैठे हुए हैं, जैसे भी है। तो वहां पर ये इस तरह की सिचुएशन है। और तभी एक कौवा है वहां पर, वो आकर उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है। हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा आकर बैठता है। तो ये एक बैकग्राउंड चल रही है कि स्नो फॉलिंग मौसम है और कवि है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है या बैठा हुआ है, जो भी है। और तभी एक क्रो वहां पर आता है और वो वन ऑफ द ब्रांचेज हेमलॉक ट्री के उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। तो चलिए हम पोएम की शुरुआत करते हैं। हम द वे अ क्रो swooped down on me the dust of snow from a hemlock tree। क्योंकि कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो एक बहुत ही उदासीन मिजाज के अंदर बैठा हुआ है, तल्लीन है, उसके उदासीन विचारों ने उसे घेरा हुआ है चारों तरफ से। तभी एक कौवा कहता है, तब कौवा आता है, द वे क्रो swooped down on me। कवि बताता है कि एक कौवा वहां पर आता है और swoop डाउन का मतलब गिराना, ऑन मी मुझ पर गिरा देता है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है महीन कण, यानी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। फाइन पार्टिकल्स कणों को बोलते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, महीन कण होते हैं, उनको डस्ट ऑफ स्नो। और कह रहे हैं बर्फ के महीन कण है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिरा देता है। तो यहाँ पर दो चीजें कवि ने इसके अंदर हमें ये जानना जरूरी है कि एक पक्षी लिया है क्रो, दूसरा लिया है हेमलॉक ट्री। यदि हम मानते हैं क्रो को, नॉर्मली हम इल ओमेन मानते हैं, यानी अपशकुन मानते हैं। कौवा यदि कहीं पर है तो इसको नॉर्मली हमारी जो सामाजिक परंपरा है उसमें इसको अशुभ मानते हैं, कौवे को नेगेटिविटी में है। इसी तरह से हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री क्या है, पॉइजनस प्लांट होता है, जहरीला पेड़ होता है। तो कवि ने यहाँ पर पर्टिकुलरली इंटेंशनली कुछ दर्शाने के लिए इन दोनों का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोएम है बहुत ही हाईली सिंबॉलिकल पोएम है। इसके अंदर काफी सिंबल यूज हुए हैं, जिसमें क्रो और हेमलॉक ट्री भी एक सिंबल के तौर पे यूज हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री है, कवि के डिजेक्टेड मूड को दर्शाने के लिए कवि ने यूज किया है, उनके उदासीन मिजाज को दर्शाने के लिए यूज किया गया है। तो कह रहा है कि एक कौवा वहां पर आया और उसने बर्फ के कुछ कण है वो हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर गिरा दिए। तो उसका ये एक स्मॉल सा इंसिडेंट था, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था, लेकिन एक इस छोटी सी घटना से कवि का जो मिजाज है वो अचानक उसमें बदलाव आ गया और वो सोचने लगा, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कवि कहता है कि जैसे ही कौवे द्वारा जो बर्फ का छिटकाना मेरे ऊपर हुआ तो अचानक मेरे मूड के अंदर बदलाव आ गया और मैं सोचने लगा कि यदि किस तरह से कौवे ने, क्योंकि बर्फ जमी हुई थी उसकी पंखों के ऊपर, और कौवे ने एक पल लिया, अपने पंखों को फड़फड़ाया और सारी बर्फ है वो नीचे गिरा दी। तो कवि सोचने लगा, क्यों न इस कौवे की तरह मेरा दिमाग, मेरा मन जो इस वक्त दुखों से भरा हुआ है, क्यों ना मैं इस कौवे की तरह अपने दुखों को मैं भी बाहर निकाल फेंकूं और एक नया जीवन, एक नए जीवन की शुरुआत फिर से करूं। तो इस तरह से ये प्रेरणा उसको इस छोटे से इंसिडेंट से मिली और वो प्रेरित हो गया और उसने कहा, सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड। और उसने कहा कि इस घटना ने कम से कम दिन का कुछ हिस्सा मेरा बर्बाद होने से बचा लिया। ड्यूड का मतलब, ड्यूड मीन्स र्यून होना, बर्बाद होना, वेस्ट कर देना। क्योंकि कुछ समय तो कवि ने, दिन का कुछ हिस्सा है, कवि ने बैठे बैठे वहां सैड थॉट्स की वजह से अपना बर्बाद कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद में उसके अंदर एक प्रेरणा आई और उसने सोचा कि जीवन जीने का नाम है और इसे नए सिरे से जीना चाहिए। और उसने एक नई
शुरुआत जीने की करने की ठान ली और इस तरह से उसने सोचा कि इस छोटी सी घटना की वजह से काश मेरा कुछ जो दिन का हिस्सा है वो बर्बाद होने से बच गया। तो ये थी सारी की सारी पोयम। आपने देखा कैसे एक छोटी सी घटना हुई जिसमें कौवा पेड़ पर आकर बैठता है और कवि नीचे होता है पेड़ के और वो बर्फ को कवि के ऊपर गिरा देता है और कवि के मिजाज में चेंज आ जाता है और कवि की उस घटना से एक सीख लेता है और एक नए जीवन का संचार कवि के अंदर हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने सैड थॉट्स, जो उदासीन विचार हैं, डिजेक्टेड मूड है, उदासीन मिजाज को त्याग देता है और खुशहाल चीरफुल बन जाता है। तो अब मैंने कहा था कि ये एक जो पोएम है बहुत ही हाईली सिंबॉलिकल पोएम है। तो इस तरह से देखिए कि उसके एक्टिवनेस आ गई है मिजाज के अंदर कवि के द्वारा बर्फ के छिटकाने से उसके अंदर। अब हम बात करते हैं सिंबॉलिकल पोएम है ये, तो कौन कौन से ऐसे सिंबल हैं जो मेन सिंबल इसके अंदर जो यूज हुए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि क्रो भी इसमें एक सिंबल का काम करता है। दूसरा है हेमलॉक ट्री। बोथ आर सिंबॉलिक ऑफ द पोएट्स सैड थॉट्स। दोनों के दोनों किस चीज के प्रतीक हैं? कवि के उदासीन विचारों को, या कह सकते हैं डिजेक्टेड मूड, उनके उदासीन मिजाज को दर्शाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि पूछ लें कि व्हाट डज द क्रो सिंबॉलिक ऑफ, या व्हाट डज द क्रो रेफर टू, या व्हाट डज क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, तो आपको पता होना चाहिए कि पोएट्स की सैड थॉट्स एंड डिजेक्टेड मूड के लिए। दूसरा इसमें है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो है वो भी यहाँ पे सिंबॉलिक है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो है वो इनएक्टिव होते हैं, जम जाते हैं, एक जगह पे पड़े रहते हैं, यानी इनएक्टिव हो जाते हैं वो। तो इसी तरह से डस्ट ऑफ स्नो है वो कवि की इनएक्टिवनेस को दर्शाती है। इनर्सिया भी कह देते हैं इसको, उदासीनता, निष्क्रियता। इनएक्टिवनेस का मतलब भाई कार्यशीलता उसके अंदर बंद हो जाती है, निष्क्रियता होता है, व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ जाता है, चुपचाप, कोई उसके अंदर गतिविधि करने का मन नहीं करता, तो उसको बोलते हैं इनएक्टिवनेस। तो डस्ट ऑफ स्नो किसको दर्शाती है? इनएक्टिवनेस को दर्शाती है कवि के। तीसरा इसके अंदर है फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन द पोएट। कवि के ऊपर बर्फ का गिरना, ये भी एक सिंबल का प्रतीक है, क्योंकि कवि के द्वारा बर्फ का कवि के ऊपर गिरना है, उससे उसके अंदर एक नया जीवन का संचार होता है, इसलिए इसको भी सिंबॉलिक रूप में हम देखते हैं। तो फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन द पोएट, ये किस चीज की प्रतीक है? पोएट्स की न्यू एनर्जी, फ्रेशनेस एंड न्यू जील फॉर ए लाइफ। कवि के अंदर एक नई एनर्जी उत्पन्न होती है, उसका जो डिजेक्टेड मूड है वो फ्रेश हो जाता है और जीवन के प्रति एक नया उत्साह उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो इस तरह से ये 4 सिंबल मेन इसके अंदर यूज हुए हैं। तो आशा करता हूं कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में इसके हम स्टैंजा वाइज नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टैंजा वाइज लेंगे, जिसमें हम किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।